नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन पे एक बार फिर से। आज जो हमारी करंट स्टोरीज में हम जो आज 6 टॉपिक पढ़ेंगे वो आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। आई होप आपको ये सीरीज बहुत अच्छी लग रही होगी, आप ही लोगों के लिए डेडिकेटेड है। हमारा जो आज के स्टोरीज में जो हॉट टॉपिक्स हैं उसमें से जो पहला टॉपिक है हमारा वो है फ्लाई ऐश, जिसे आप फ्यूल ऐश भी कह सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे प्रोजेक्ट बोल्ड पे। क्या है ये बोल्ड, इसकी फुल फॉर्म क्या है। यूनिटी 22 मिशन, किस चीज का मिशन है ये, उस पर बात करेंगे और इंडिया के लिए इस मिशन में क्या खास है। इसके बाद इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स के ऊपर हम बात करेंगे। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो कितने सही है, उनके ऊपर एक इंटरनेशनल डे भी है और वो दिन कौन सा होता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। फिर हम बात करेंगे मगर क्रोकोडाइल के ऊपर। एंड फाइनली वी हैव सम टॉपिक फ्रॉम इकोनॉमिक सेक्शन एंड दैट इज फ्रेमवर्क फॉर इंटरनेशनल टैक्स रिफॉर्म। तो इसमें हम जो ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट रेट टैक्स है उसको भी समझेंगे और लास्ट में कुछ एमसीक्यूज आप लोगों के लिए। तो सेशन में हमारे साथ बने रहें, अंत तक बने रहें। सेशन को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सीखते जाएं। सबसे पहली जो स्टोरी है हमारी वो है फ्लाई ऐश की स्टोरी। क्या है फ्लाई ऐश बेसिकली, अभी हाल फिलहाल एनटीपीसी जो है, एनटीपीसी लिमिटेड अपने आप में जो महारत्न कंपनी है, तो एनटीपीसी ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के तहत इन्विटेशन भेजी है फॉर सेल ऑफ फ्लाई ऐश विद नेम टू अचीव 100% यूटिलाइजेशन ऑफ फ्लाई ऐश फ्रॉम डेजिग्नेटेड प्लांट्स ऑफ मिडल ईस्ट एंड अदर रीजन्स। तो ये इस रीजन्स पे, मिडल ईस्ट और जो दूसरे अन्य रीजन है वहां पर इस हिसाब से इनवाइट किया है कि आप जो हैं, जो फ्लाई ऐश है उसका 100% यूटिलाइजेशन आप कर सकते हैं। हाल फिलहाल कितना हो रहा है, हाल फिलहाल 80% हो रहा है, लेकिन एनटीपीसी ने कुछ ऐसी बातें कही हैं, बोला है कि इसको 100% हम कर सकते हैं, 80% से ले जाके इसे 100% पे लेके आ सकते हैं। इस गोल के लिए एनटीपीसी ने सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स के साथ कोलैबोरेट किया है, क्योंकि इसमें सीमेंट का जो है काम थोड़ा सा ज्यादा लगता है। They have also set up the fly ash brick manufacturing plant as its coal-based thermal power plants। तो फ्लाई ऐश ब्रिक जो होती है, जैसे आपने देखे होंगे आजकल घरों में बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं। अब रेड ब्रिक की जगह फ्लाई ऐश ब्रिक आ रही है। जैसे एक नमूना मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो आप ईंट यहाँ पे दिख रहे हैं ना, दिस इज फ्लाई ऐश ब्रिक, राइट। तो इस तरीके की चीजें आ रही हैं, तो इसको भी सेटअप करने की बात की जा रही है। ये डायरेक्टली यूज होंगे मतलब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में। इसके तहत आपका प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी आप ला सकते हैं, राइट। और उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, ये भी लेके आ सकते हैं। तो ये जो कंस्ट्रक्शन है, यानी कि अगर आप फ्लाई ऐश ब्रिक इस्तेमाल करते हैं रेड ब्रिक के बजाय, तो ये एक तरीके का इनोवेटिव भी है, एक इनोवेशन भी है और इको फ्रेंडली भी है, एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है। देश के अंदर महाराष्ट्र पहला ऐसा राज्य बना जिसने इस तरीके की पॉलिसी को अडॉप्ट किया, यानी कि ये जो फ्लाई ऐश ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग वगैरह 100% यूटिलाइजेशन ऑफ फ्लाई ऐश। तो इस तरीके की पॉलिसी को अडॉप्ट करने वाला भारत के अंदर में महाराष्ट्र पहला राज्य बना, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये जो फ्लाई ऐश या फिर इससे बने हुए जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं, ये जीएसटी के 5% टैक्स स्लैब रेट में डाले गए हैं। इसको रिड्यूस कर दिया गया, पहले 12% पे था, फिर इसे लाके 5% पर रखा गया। फ्लाई ऐश की अगर हम बात करें तो इसको फ्लाई ऐश इसलिए कहते हैं क्योंकि जो भी एग्जॉस्टेड गैस के जो चैम्बर्स से ये मिलता है, एग्जॉस्ट गैसेस के जो चैम्बर्स होते हैं उससे इसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसमें ज्यादातर सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, इसका कंपोजिशन इसमें थोड़ा ज्यादा रहता है। इट इज यूज्ड इन कंक्रीट एंड सीमेंट प्रोडक्ट्स, रोड बेस, मेटल रिकवरी एंड मिनरल फिलर अमंग अदर्स। तो इन चीजों में इसका हम यूज करते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है कि ये बहुत ही टॉक्सिक एयर पॉल्यूटेंट्स हैं, इसके जो पार्टिकल्स हैं बहुत ज्यादा टॉक्सिक हैं। हार्ट डिजीज जैसी बीमारियां, कैंसर, रेस्पिरेटरी डिजीजेस, स्ट्रोक आना, इन सब चीजों को ये ट्रिगर करता है। उसके बाद जब हम इसे पानी के साथ मिलाते हैं तो ये बहुत ही हैवी मेटल जो है ग्राउंड वाटर में ला देता है। तो जो मतलब ग्राउंड वाटर की जो प्रॉब्लम है, कंटामिनेशन ऑफ हैवी मेटल्स इनटू द ग्राउंड वाटर, तो उसका एक बड़ा कॉज भी ये है कि अगर आप फ्लाई ऐश का इस्तेमाल करते हैं तो उससे कहीं ना कहीं और इंक्रीज होता है। इट ऑल्सो पॉल्यूट्स द सॉइल एंड अफेक्ट्स द रूट डेवलपमेंट सिस्टम ऑफ द ट्रीज। तो ये सारी जो है इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन जैसे जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जाएगी तो इसमें भी कुछ सॉल्यूशन, इसमें भी कुछ अलग अलग तरीके के रंग हमें देखने को मिलेंगे, कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। तो इसको लेके एनटीपीसी ने बोला है कि भैया देखो, ऐसा है कि 100% यूटिलाइजेशन आप कर सकते हो अगर सही तरीके से हम काम करते रहे तो। मैंने आपको फ्लाई ऐश ब्रिक की मैन्युफैक्चरिंग का एक नमूना दिखा दिया था। काम किस तरीके से करेगा ये बहुत अच्छी है। यहाँ पे देखिए, ये फ्लाई ऐश है ना, इसके बाद इसका एसिड वॉश बनाया जाता है, फिर इसमें से जिंक को अलग किया जाता है, राइट। जिंक के अलग से प्रोडक्ट बनते हैं, बाकी बने हुए को फिर हार्मफुल जो टॉक्सिक्स होते हैं ये रिमेनिंग ऐश है, फिर ये वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स में चले जाते हैं। फिर ये पूरा अपने आप में एक रिसाइकलिंग प्रोसेस है।
तो इसलिए इसको एनवायरमेंट फ्रेंडली भी कहा जाता है, क्योंकि एनवायरमेंट पे कहीं तरीके से ज्यादा बुरा असर इस पे नहीं है, राइट। लेकिन हाँ, आप ये कह सकते हैं कि इंसानों के जो ये हार्ट डिजीज और कैंसर वगैरह इस पे असर तो है, लेकिन उस लेवल पे नहीं है। इसके बाद हम अपनी दूसरी स्टोरी पे अगर चलें तो दैट इज प्रोजेक्ट बोल्ड। प्रोजेक्ट बोल्ड क्या है? प्रोजेक्ट बोल्ड इस खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने भी हाल फिलहाल एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। बोल्ड का यहाँ मतलब है बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट, और ये राजस्थान में लॉन्च किया गया है। उदयपुर वहां पे जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें लॉन्च किया गया है। इसके तहत 5000 सैपलिंग्स ऑफ स्पेशल बम्बू स्पीसीज, जिसको अगर हम बोले तो बम्बूसा तुल्डा, बम्बूसा पॉलीमॉर्फा जो असम से है, इस इन तरीके की जो है सैपलिंग की जाएगी। 1600 कह रहा हूँ, माफ कीजिएगा, 16 एकड़ के जमीन में, जो खाली जमीन है वहां पर इसे जो है ना उसकी इसकी प्लांटेशन की जाएगी, उसकी सैम्पलिंग्स वहां पे की जाएगी। इट इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एक्सरसाइज इन इंडिया। इट सीक्स टू क्रिएट बैम्बू बेस्ड ग्रीन पैचेज इन एरिड एंड सेमी एरिड लैंड जोन्स, क्योंकि राजस्थान में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां की पूरी वहां की जो अर्थव्यवस्था है ना उसको बैम्बू इकोनॉमी कहा जाता है। ज्यादातर लोग उसी चीज पर टिके हुए हैं, वो उनकी विरासत है, उसी से लोग घर बना लेते हैं, उसी से लोग अपने मतलब बहुत सारी चीजें, अपने चूल्हे वगैरह सब काम उसी से करते हैं। तो बैम्बू इकोनॉमी करके वहां पे चलता है। राजस्थान की तरफ हम बात करें, केवीआईसी का एक और प्रोजेक्ट है जो कि अहमदाबाद ढोलेरा में चल रहा है, गुजरात के अंदर में, और लेह लद्दाख रीजन में भी चल रहा है, जो कि अगस्त के एंड तक वो खत्म हो जाएगा। फिर हमें वहां से कुछ न्यूज सुनने को मिलेगी। अच्छा, ये प्रोजेक्ट लाया किस लिए गया है? क्योंकि ये क्या करता है, डिसर्टिफिकेशन को कम करता है, साथ ही साथ रूरल इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है। रूरल इंडस्ट्री अपने आप में थोड़ी सी मतलब बहुत, जिसको पुश करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो उसको सपोर्ट करता है। और फिर मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसी, फूड सिक्योरिटी जैसी चीजें तो देता ही है। जब आपकी एक अर्थव्यवस्था प्रॉपर, देखिए क्या होता है कि रूरल इकोनॉमी में कुछ अर्थव्यवस्थाएं ऐसी होती हैं जो जहां पे आपका जो दूध उत्पादन है वहां से चलता है, फिर आपका जो मत्स्य पालन है वहां से चलता है, फिर कुछ ऐसे भी होते हैं जो बैम्बू इकोनॉमी वो यहाँ से चलती हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड फूड सिक्योरिटी इज द रियल कॉज बिहाइंड द सक्सेसफुलिंग ऑफ दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स। एंड बैम्बू हैज बीन यूज्ड इन दिस प्रोजेक्ट क्योंकि ये सबसे तेजी से उगता है। 3 साल में ही इसको आप हार्वेस्ट कर सकते हो, तो ज्यादा वेट नहीं करना। इट इज ऑल्सो नॉन फॉर कंजर्विंग वाटर, रिड्यूसिंग इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लैंड सरफेस, विच इज एन इंपॉर्टेंट फीचर इन एरिड एंड ड्रॉट प्रोन रीजन्स। अब केवीआईसी की बात करें तो क्योंकि केवीआईसी ने इसको लेके आए हैं, तो केवीआईसी अपने आप में एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट 1956 के तहत आती है। इसका मुख्य काम है प्लानिंग, प्रमोशन, ऑर्गेनाइजेशन, इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ खादी एंड अदर विलेज इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज ऑफ इंडिया, और बहुत सारे अलग अलग तरीके के रूरल एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेट करके वहां पे उत्थान और विकास का काम करते हैं। इनका जो मेन फंक्शन है, ये किस मंत्रालय के अंदर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंदर आता है। तो केवीआईसी पे भी अगर सवाल आया तो इतना आप याद रखिएगा, इसमें आपका काम हो जाएगा। बहुत ही ब्रीफ और बहुत ही रिसर्च मटेरियल आपके लिए यहाँ पे हम लेके आते हैं, तो इसको आप अच्छे से यूज करते चलिए। और ये बैम्बू है, राइट। अगली हम स्टोरी पे बात करें तो यूनिटी 22 मिशन। अब यूनिटी 22 क्या है कि एक वर्जिन गैलेक्टिक नाम की एक कंपनी है, उनका ये नेक्स्ट रॉकेट पावर टेस्ट फ्लाइट है जो कि स्पेसशिप में जाएगा। इनका ये 22वां मिशन है, इसलिए इसको नाम इन्होंने यूनिटी 22 दिया है। एंड 4th क्रूड स्पेस फ्लाइट, यानी कि चौथी बार लोग इसमें जा रहे हैं। इट विल ऑल्सो बी द फर्स्ट टू कैरी अ फुल क्रू ऑफ 2 पायलट्स एंड 4 मिशन स्पेशलिस्ट। तो टोटल 6 लोग हो गए। क्या पिक्चर में आपको 6 लोग दिख रहे हैं? कंफर्म करो एक बार कमेंट थर्ड में कि पिक्चर में सर में 6 के 6 लोग दिख रहे हैं। तो इनमें से 2 पायलट होंगे और 4 क्या होंगे? मिशन स्पेशलिस्ट होंगे जो कैबिन में बैठ के जाएंगे। द मेन एम, कैबिन भी दिखाऊंगा आपको मैं इसकी, डोंट वरी। द मेन एम ऑफ दिस मिशन इज टू फोकस ऑन टेस्टिंग द कैबिन एंड कस्टमर एक्सपीरियंस, क्योंकि स्पेस फ्लाइट जैसी बातें अब जो है सामने आ रही हैं, तो एक आपको कैबिन मिलेगा वगैरह वगैरह। करेंटली 2 एडिशनल टेस्ट फ्लाइट रिमेन बिफोर द वर्जिन गैलेक्टिक प्लान्स टू कमेंस कमर्शियल सर्विस इन 2022। तो एक जो स्पेस ट्रेवल का जो एक सपना है, राइट, एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी किताब में बोला भी है, इंडिया 2020 में उन्होंने कहा भी है साफ कि 2080 तक स्पेस फ्लाइट्स जो हैं, यानी स्पेस ट्रेवल्स जो है बहुत ईजी हो जाएंगे, स्पेस फ्लाइट्स आने लगेंगी। तो उसको लेके एक ये बहुत बड़ा एक तो मिशन है। उसके बाद भारत के लिए क्यों रेलिवेंट है? तो भारत की तरफ से एक एस्ट्रोनॉट है जो कि इंडिया में ही बड़ी हुई, उनका नाम है शिरीषा बांडला, और ये है शिरीषा बांडला, राइट। ये इस क्रू का एक पार्ट है, तो इसलिए भारत की तरफ से ये इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिस इज सिग्निफिकेंट एज शी विल बी द 3rd वुमेन ऑफ इंडियन ओरिजिन टू गो टू स्पेस आफ्टर कल्पना चावला एंड सुनीता विलियम्स। तो इन 2 महिलाओं के बाद तीसरी महिला, तो ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। राकेश शर्मा इज अनदर इंडियन हु वेंट इनटू द स्पेस प्रायर टू द बांडला। अब वीएसएस यूनिटी स्पेसशिप की बात करें जिसमें बैठ के लोग जाएंगे, वर्जिन गैलेक्टिक सब ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट आर एयर लॉन्च फ्रॉम बेनीथ अ कैरियर एयरक्राफ्ट वाइट। मतलब ये कुछ टेक्निकल बातें हैं जिनको आपको
छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्पेस व्हीकल है, इसमें जो हाइट है 90 किलोमीटर तक ऊपर जाएगा, पैसेंजर्स को कुछ मिनट दिए जाएंगे वेटलेसनेस के लिए, और उसके बाद फिर एक अर्थ का अच्छा खासा व्यू दिखेगा फ्रॉम द एज ऑफ द स्पेस। तो ये मिशन इस तरीके से है। अब आपको केबिन दिखा देते हैं, इस तरीके की केबिन है, और यहाँ आप देख सकते हैं वर्जिन गैलेक्टिक नाम की जो कंपनी है उसमें है, और इस तरीके से पूरा एक एक्सपीरियंस कि स्पेस फ्लाइट में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये एक कैबिन है जिसको टेस्ट किया जा रहा है, जिसके लिए मिशन लेके आ जा रहे हैं, और इसमें एक क्रू भारत का भी है, राइट। अगली स्टोरी पे बात करें तो अगली स्टोरी है हमारी इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स। तो ये हर साल जो जुलाई का पहला सैटरडे होता है उस दिन ऑब्जर्व किया जाता है, कोई फिक्स डेट नहीं है। हर साल जुलाई का पहला सैटरडे, इस बार कब पड़ा, इस बार 3 जुलाई को पड़ा, तो 3 जुलाई इस बार का मतलब यूएन इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स रहा। इस बार का थीम क्या था? थीम था रीबिल्ड बेटर टुगेदर। अब कोऑपरेटिव मूवमेंट जैसी जो चीजें हैं इन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया। आप अगर देखें तो अमूल को आप देख लीजिए भारत के अंदर में, तो अमूल इज द फाइनेस्ट एग्जांपल इन इंडिया एंड एम्स टू स्ट्रेंथन द कोऑपरेशन एट ऑल लेवल्स, चाहे वो लोकल लेवल पे हो, नेशनल लेवल पे हो, इंटरनेशनल लेवल पे हो। दिस विल बी द 27th डे ऑफ कोऑपरेटिव रिकॉग्नाइज्ड बाय यूएन एंड 99th इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे। तो 99 था, मतलब 1923 से ये जो है ना शुरू हुआ था। बैकग्राउंड में हम बात करें तो 16 दिसंबर 1992 को यूएनजीए यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया और बोला कि देखो भैया, अब हम जुलाई 1995 से जो पहला सैटरडे आएगा ना उसको हम इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स के रूप में मनाएंगे। अब इसमें होगा क्या, इसमें इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस का गठन किया गया जो 1895 में फाउंड की गई थी। कॉपरेटिव्स कैन बी फाउंड मोस्टली इन द ऑल फील्ड्स, यानी कि हेल्थ में आप ले लीजिए, एग्री में ले लीजिए, प्रोडक्शन में ले लीजिए, रिटेल में ले लीजिए, हर फील्ड में जो है आपको कॉपरेटिव्स मिलेंगे। मोर देन 12% ऑफ ह्यूमैनिटी इज अ पार्ट ऑफ एनी 3 मिलियन कॉपरेटिव्स इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में टोटल कितने कॉपरेटिव्स हैं? लगभग 30 लाख कॉपरेटिव्स वर्ल्ड के अंदर हैं। और करंटली कितने लोगों को एम्प्लॉय कर रहे हैं? तो 280 मिलियन पीपल को जो है अक्रॉस द ग्लोब, ये यानी 10% आप टोटल एम्प्लॉयड पॉपुलेशन की अगर बात करें तो 10% एम्प्लॉयड पॉपुलेशन को इन्होंने एम्प्लॉयमेंट दे रखी है। तो बहुत अच्छी अचीवमेंट है इसकी। आईसीए की अगर जहां तक हम बात करें, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस जो 1895 में फाउंड किया गया था, तो ये अपने आप में ओल्डेस्ट एनजीओ है एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट वंस मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ पीपल रिप्रेजेंटिंग 1 बिलियन कोऑपरेटिव मेंबर्स ऑन द प्लेनेट। इसका हेडक्वार्टर ब्रसल्स बेल्जियम में है। इसके प्रेसिडेंट का नाम एरियल गुआरको है जो कि अर्जेंटीनिया से है। तो ये सब जो है चीजें आप ध्यान रखिएगा। इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स 3 जुलाई इस बार पड़ा था। थीम याद रखिए, हेडक्वार्टर याद रखिए, प्रेसिडेंट का नाम याद रखिए और क्या बैकग्राउंड है, और इसमें से जुड़ी हुई आईसीए जो अलायंस है, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस, इसको आप याद रखिए। अब अगली स्टोरी पे अगर हम बात करें तो हमारी जो अगली स्टोरी है वो है मगर क्रोकोडाइल। अब मगर क्रोकोडाइल क्या है कि ये 3 फीट लंबा जो है मगर क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइलस पेलुस्ट्रिस। तो ये इसका एक साइंटिफिक नेम है। 4 जुलाई 2021 को महानदी के नदी के किनारे पे पिनिकी टेम्पल में सातकोशिया गॉर्ज सेंचुरी ओडिशा के अंदर में एंगुल जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे पाया गया। तो देखो कहाँ पाया गया यार, मतलब इतना लंबा नाम है। सातकोशिया सातकोशिया गॉर्ज सेंचुरी तकरीबन 795 किलोमीटर और 4 डिस्ट्रिक्ट को घेरता है, अंगुल, बुध, कटक और नयागढ़। द वाटर बॉडीज ऑफ सातकोशिया आर होम टू अराउंड 108 मगर्स यहाँ पे रह रहे हैं। 2021 की सेंसस की अगर हम बात करें तो एक अच्छी खासी पॉपुलेशन इनकी यहाँ पर है। द मगर इज द लीस्ट फेरोशियस क्रोकोडाइल ब्रीड इन द रीजन। कभी भी किसी भी गांव वाले को इन्होंने हार्म नहीं किया, कोई डोमेस्टिक एनिमल को हार्म नहीं किया। इन मेनी प्लेसेस इन द स्टेट फिशर्स आर इन्वॉल्व इन द कंजर्वेशन ऑफ द क्रोकोडाइल। तो इनकी यहाँ पे जो है संरक्षण भी की जाती है। स्टेटस की जहां तक इनकी बात करें तो शेड्यूल 1 में आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत। और इनके जो मतलब स्टेटस है तो वल्नरेबल स्टेटस है अगर आप आईयूसीएन की रेड लिस्ट को कंसीडर करें तो। इट इज अ मीडियम साइज ब्रॉड स्नाउटेड क्रोकोडाइल नेटिव टू द फ्रेश वाटर हैबिटेट्स। और जहां तक इसकी बात की जाए तो ये ईरान, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश में तो एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड का स्टेटस है, भूटान में एक्सटिंक्ट का स्टेटस है, म्यांमार में प्रोबेबली एक्सटिंक्ट का स्टेटस है, आर द रेंजेस ऑफ द मगर क्रोकोडाइल। अब इनकी जो पॉपुलेशन है वो थोड़ी सी जो है ना एक्सटिंक्ट पे आ गई है, इनको लॉसेस हो रहे हैं। किस कारण से हो रहे हैं? इलीगल फिशिंग एक तो है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स बना रहे हैं, बैरेजेस बना रहे हैं, इलीगल कैनल्स बना रहे हैं, सिल्टेशन है, फिर नदियों की धाराएं बदल जाती हैं। इस तरीके से इनका जो मतलब पॉपुलेशन है, इनकी जो स्पीसीज है एक थ्रेट के अंदर में आ रही है। सैंड माइनिंग भी एक रीजन है, राइट, जिसकी वजह से काफी ज्यादा जो है रिवरिन का काफी ज्यादा लॉस हो जाता है। तो हैबिटेट जो है इनका पूरा एक तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो काफी चेंजेस इनके में आ रही है जिसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान जो है वो उठ चुका है। एक बार मैं इसकी फिगर आपको दिखा दूं तो ये मगर क्रोकोडाइल है। ये आप देखिए किस तरीके से ये जानवर है, आपको देख सकते हैं स्नाउटेड यहाँ पर है इसके, राइट। क्रोकोडाइल्स पे तो हमने बहुत बार बात भी की है। अगली स्टोरी पे चलते हैं और जो हमारी आज की लास्ट स्टोरी है एंड दैट स्टोरी इज रिलेटेड टू द
टैक्सेशन सिस्टम, इंटरनेशनल टैक्स रिफॉर्म, फ्रेमवर्क फॉर इंटरनेशनल टैक्स रिफॉर्म। तो भारत ने अभी हाल फिलहाल 130 देशों में जो नए फ्रेमवर्क बनाए गए हैं इंटरनेशनल टैक्स रिफॉर्म, उसको ज्वाइन कर लिया है। ये जो टैक्स इंटरनेशनल टैक्स रिफॉर्म है, इसके 2 पिलर प्लान है। पहला क्या, देखिए, पहला तो ये है कि इसमें एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स होगा और टैक्सिंग राइट सभी देशों को मिलेंगे। क्योंकि होता क्या है कि जो MNEs हैं यानी मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेज हैं, वो क्या करती हैं कि जैसे मान लीजिए कि एक सपोज कीजिए मेरी एक कंपनी है ABC, दिस इज माय कंपनी, और मैं एक अपनी दूसरी कंपनी बनाता हूं XYZ। तो लॉ ये कहता है, कानून ये कहता है कि इसका लॉस, इसका प्रॉफिट सब एक जगह मेंटेन होगा, यानी इसी में मेंटेन होगा। इसकी अपनी एक अलग अकाउंटिंग बुक होगी, फिर इसका प्रॉफिट, इसका लॉस इसकी अपनी अकाउंटिंग बुक में दर्ज होगा। आप दोनों को मिक्स नहीं कर सकते अगर मालिक एक है तो, राइट। मान लीजिए मालिक मैं ही हूं, मान लीजिए राहुल सर मालिक हैं दोनों कंपनीज के, लेकिन इसके बावजूद भी जो है हम इनकी अकाउंटिंग को मिक्स नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते कि अच्छा चलो यार XYZ कंपनी हमारी है तो इधर का प्रॉफिट उधर शिफ्ट करो और उधर का लॉस जो है कहीं और दिखा दो। तो ये ऐसे आप नहीं कर सकते, दिस इज इलीगल, राइट। तो उसको लेके कि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स आए, टैक्सिंग राइट्स हो, तो उनमें क्या होता है, देशों को फर्क पड़ता है। देशों को कैसे फर्क पड़ता है, फिर यहां से कॉन्सेप्ट आपका आता है ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट। अब हुआ क्या, मान लीजिए कि मेरी एक कंपनी है जो जहां का ओरिजिन इंडिया से है, ठीक है। अब कुछ ऐसे लूप होल्स हैं टैक्सेशन स्ट्रक्चर में या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में आप कह लीजिए, जिसका फायदा उठाते हैं। तो मान लीजिए मेरी एक कंपनी है और इंडिया की कंपनी है, और यहां पर जो कंट्री है वो 20% टैक्स रेट चार्ज कर रहा है। अब मान लीजिए मैं एक दूसरी देश में गया, अफ्रीका के किसी देश में चला गया, वहां मैंने अपनी एक सब्सिडी कंपनी वहां पे खोली और वहां पर 10% है। तो मैं यहाँ पे क्यों आया, मैं यहाँ पे इसीलिए आया ना क्योंकि मेरे को कम देना पड़े, मतलब टैक्स कम चार्ज करना पड़े। तो दिस इज कॉल्ड बेस इरोजन, BEPS, बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग। इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर कुछ आपकी कंपनी अगर इनटेंजिबल उसमें आती है, इंटेंजिबल का मतलब हो गया जैसे कि सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस हो गए या फिर फार्मा की कुछ कंपनी हो गई, तो मैं क्या कर सकता हूं कि यहां से कुछ चीजें इसमें शिफ्ट कर सकता हूं। जैसे जो डिजिटल कंपनीज हैं, आपके जो बिग टेक्स हैं, वो यही डिजिटल कंपनीज हैं, तो वो क्या करते हैं, वो अपनी प्रॉफिट को शिफ्ट करते हैं। दिस इज कॉल्ड बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग। प्रॉफिट को शिफ्ट करते हैं, यहां से इंडिया से हटा के वो अफ्रीका के किसी देश में जाके सारा रिपोर्ट करते हैं, सारा वहीं पे करते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पे टैक्स रेट कम है तो कम पैसा चार्ज होगा, इंडिया में टैक्स रेट हाई है तो हाई पैसा चार्ज होगा। तो इसमें इन्होंने बोला है कि यार देखो ऐसा नहीं होगा, 15% जो है वो ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट होगा। 10% तो तुम यहाँ अफ्रीका के देश को दे ही रहे हो, तो बाकी बचा कितना, तो बाकी बचा 5%। तो 5% हमें दोगे, राइट। कोई तुम ऐसा नहीं करोगे, तो इसको ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट जो है, कॉर्पोरेट टैक्स रेट, इसको 15% पे जो है वो फिक्स किया गया है, और जो कि इस इंटरनेशनल टैक्स रिफॉर्म फ्रेमवर्क का दूसरा पिलर है। इस तरीके से क्या होता है कि ये जो पॉलिसी है गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है रेवेन्यू को उठाने में। अब तो पैंडेमिक भी है जिसके कारण गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा रेवेन्यूज की जरूरत होती है, साथ ही साथ न्यूट्रलाइज करती है टैक्स हेवंस को कि वहां पे लोग इस तरीके से काम ना करें। और कई कंट्रीज भी ऐसी होती हैं जो कंपनीज को कहते हैं कि आइए आइए सर आप हमारे पास आइए, देखिए हम तो 0% लेंगे आपसे, राइट। अब मान लीजिए यहाँ पे 0% है तो डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस 15% आएगा, तो 15% यहाँ देना पड़ेगा, राइट। तो उससे क्या होता है कि जो टैक्स हेवंस होते हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। फिर उसके बाद MNEs इससे थोड़ा सा डिस्करेज तो होती है, लेकिन अब क्या करें, आप भी तो इलीगल काम ही कर रहे हैं। इट विल ऑल्सो स्टेबिलाईज द इंटरनेशनल टैक्स सिस्टम। तो इसको देख के बहुत अच्छा इसमें कदम ये उठाया गया, भारत ने इसको ज्वाइन किया, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं इसके पाथ की, तो ये आप पढ़ लीजिएगा आराम से, ये बहुत अच्छा इन्फोग्राफिक है ब्लूमबर्ग का। अक्टूबर 2015 से इसकी बात चल रही थी, द पार्ट टू ग्लोबल मिनिमम टैक्स एग्रीमेंट। फिर दिसंबर 2017 में टॉक्स हुई, फिर 2019, मार्च 2021, और अब G7 की मीटिंग में फाइनली जुलाई 2021 में एक प्लान जो है वो रिलॉन्च कर दिया गया, राइट। तो ये था हमारा आज की सारी स्टोरीज। एक बार मैं फिर से आपको दिखा देता हूं, एक एक करके सारी स्टोरीज को देख लेते हैं। सबसे पहला था फ्लाई ऐश, फिर हमने बात की प्रोजेक्ट बोल्ड पे, देन वी टॉक अबाउट यूनिटी 22 मिशन, after that international day of cooperatives, then mugger crocodile, and finally we have framework for international tax reform, right। अब ये पिछले सेशन के हमारे MCQs के आंसर। CM ऑफ उत्तराखंड नए अभी CM बने हैं, द राइट आंसर इज पुष्कर सिंह धामी। ये उत्तराखंड के यंगेस्ट हैं और 11th जो है CM बनाए गए हैं। उत्तराखंड में बहुत ही जल्दी जल्दी जो है ना रावत बदलते रहते हैं, अब क्या करें। दूसरी बात, दूसरा सवाल जो है प्रोजेक्ट बोल्ड, जिसको हमने आज
आज के सेशन में लिया है। बैम्बू ओएसिस लैंड ऑन लैंड्स इन ड्रॉट्स, ये हाल फिलहाल कहाँ लॉन्च किया गया? राजस्थान में उदयपुर जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे लॉन्च किया गया। फिर 7th IONS यानी इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम एट ला यूनियन आइलैंड, इसको होस्ट किसने किया? फ्रांस ने इसको होस्ट किया। 2018 से 2021 तक जो होस्टिंग जो चेयर करने की जो जिस कंट्री के पास था वो था ईरान। उसके बाद 2021 में फ्रांस इसको टेक ओवर कर गया। राइट, आज के सवाल आपके लिए रेडी कर दिए गए हैं। प्लान ऑफ फ्रेट स्मार्ट सिटीज, ये किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? हम इस प्लान के ऊपर पूरी अच्छी तरीके से बात कर चुके हैं, जो पीआईबी एनालिसिस सेशन को अच्छे से देख रहे हैं। दूसरा, विच ऑर्गेनाइजेशन वाज ऑनर्ड एज वर्ल्ड्स मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी फॉर 2021 बाय ओसीओ ग्लोबल, तो किसको वर्ल्ड्स मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी का सम्मान मिला है? ये 4 ऑर्गेनाइजेशन के नाम आपके स्क्रीन पे हैं। अपने आंसर दीजिए कमेंट थ्रेड में, पार्टिसिपेशन रखिए अच्छा खासा। और भारत की ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 में, जो कि ITU लॉन्च करता है, इसमें रैंक क्या है? 47th रैंक है, 25th रैंक है, 4th रैंक है, 10th रैंक है, क्या रैंक है? राइट, इकोनॉमिक क्रैकर का शानदार कोर्स आपके लिए आ रहा है 8 जुलाई से। आपने अगर अभी तक एनरोल नहीं किया तो अभी भी आपके पास गोल्डन चांस है, आप एनरोल कीजिए। लर्न एंड बी कॉन्फिडेंट विद इकोनॉमी लाइक अ बॉस। पीटी के सब्सक्रिप्शन कोर्सेज भी ऑन है, सीए बूस्टर प्रीमियम है, पावर ऑफ 10 है। इसमें अपने एनरोलमेंट बढ़ाइए, दोस्तों को भी जोड़िए। टीम लगातार आपके लिए मेहनत कर रही है, करती रहेगी। हम इसी तरीके से मिलते रहेंगे। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।